हेलो बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी जो भी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो सबसे पहले बच्चों आप क्या कीजिए, आप जो है प्ले स्टोर पर जा करके एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को, जी हाँ बच्चों, आप जो है एबीसी कोचिंग जो है एप्लीकेशन को आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है क्लास 11th वाले बैच में जो है ज्वाइन हो जाइए। वहां पे जो है हर एक जो है पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किया गया है, हर एक जो है कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया गया है, वीडियो लाइव क्लासेस हर एक चीज जो है वहां पे उपलब्ध है। तो आप जो है जल्द से जल्द जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर दिया हुआ है और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो आप वहां से आप लोग डायरेक्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले ना बच्चों आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें या तैयार कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्ट जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप एग्जाम से पहले जो है पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देख लिए हो गया, इसको आप उतारने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं उतार पाते तो इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड किए हुए हैं, वहां से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आम का जैविक नाम क्या है, यानी कि आम का यानी मैंगो का जो है बायोलॉजिकल नाम पूछा गया है। तो मैंने पहले भी बताया था कि बायोलॉजिकल नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मैजीफेरा इंडिका, होमो इस सेपियंस और उसके बाद पेंथ्रालियो, उसके बाद मास्का जो है डोमेस्टिका। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा आम का जो बायोलॉजिकल नाम होता है, आम का जो बायोलॉजिकल नाम होता है यानी जैविक नाम होता है वह होता है मैजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैजीफेरा इंडिका। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना उसके साथ साथ जो है आप लोग कॉमेंट भी करते जाइएगा कि नहीं सर ये वाला जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर यह होगा। आप इससे यह पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से हो रही है और आपकी तैयारी जो है कितना हो चुका है, ये भी आप लोग का एनालिसिस होते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कोशिकीय कवक है, यानी कि बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूनिसेल्युलर फंगी। अरे भाई यहाँ पे फंगी के बारे में पूछा है, कई बार मैंने रिपीट किया, वो यीस्ट होता है, यीस्ट है ना, यीस्ट होता है। तो भाई कहाँ यीस्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी चल रहे हैं, ये सवाल ना बहुत आसान है इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता दिया कि इसका जो होता है कहता है एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय कवक जो होता है वो यीस्ट होता है। याद रखिएगा, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में खोज लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल जो है तीसरा नंबर देखिए बच्चों दिया गया है कि पादप जगत के उभयचर है। तो पादप जगत के उभयचर यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आर, यानी कहता है कि पादप जगत के उभयचर। तो उभयचर देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया शैवाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी दिया गया है टेरिडोफाइट, ऑप्शन जो है डी दिया गया है जेमिनोस्पर्म। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एम्फिबियंस यानी कि पादप जगत के उभयचर पूछे गए। क्या पूछा गया है? उभयचर पूछा गया है। तो उभयचर में आपको याद रखना है क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है। क्या रखना है? ब्रायोफाइट जो होता है वो पादप जगत के उभयचर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है कि आलू का कंद एक रूपांतरित, यानी कहता है कि ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज ए मॉडिफाइड, यानी कि यहाँ पे आलू का जो कंद होता है, आप समझिए आलू, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये जो है आलू है, ठीक है, ये जो है हम आलू, हम अरे भाई थोड़ा सा आलू बढ़िया से बना लो। तो ये जो है आलू है, मान के चलिए हम आलू बना लिए है ना, तो ये आलू है। तो आलू में जो अंकुरित होता है ये कंद होता है, तो यही ना तना का रूप लेता है, तो ये क्या होता है? तना का रूप होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? ये जो होता है तना, तो कहाँ है? ये वाला ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा, स्टीम, है ना। चलिए बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है कि दिए गए पुष्पों के चित्र में जो है ए एवं बी की पहचान करें। तो यहाँ पे पुष्प नहीं दिया गया, मैं आपको यहाँ पे पुष्प जो है इंक्लूड करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये होगा कि ए जो है जयांग और जो है बी पुमंग होगा। तो भाई टाइपिंग मास्टर जो है यहाँ पे जो है पिक्चर देना भूल गया था, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या है।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल देखिए, कहता है कि पौधों में वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी उत्तक है। तो देखिए, पौधों में जो वृद्धि होता है ना, यहाँ पे दिया गया है कि द टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट आर, यानी कि जो पौधों में जो वृद्धि होता है, पौधों में जो ग्रोथ होता है, उसमें कौन सा टिश्यू जो है वो काफी ज्यादा जो उत्तरदायी होता है, उस पर ही निर्भर करती है। कौन से टिश्यू हो जाएगी बच्चों? तो यहाँ पे देखिए, पहला दिया गया है कि मेरिस्टेम है ना, दूसरा दिया गया है स्क्लेरेकाइमा, और ऑप्शन जो है सी दिया गया है पेरेकाइमा, और ऑप्शन डी दिया गया है कि कोलकाइमा। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे ग्रोथ के बारे में अगर पूछा जाए, ग्रोथ के बारे में पूछा जाएगा, आप लोग फटाक से आंसर दीजिएगा कि मेरिस्टेम जो होता है, याद रखिएगा मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेम यह जो क्या होता है, ये ऐसा उत्तक है जो कि पौधों में उत्तरदायी होती है, पौधों में जो है ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होती है, वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो है राइबोसोम होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक की कोशिका के राइबोसोम क्या होते हैं? जल्दी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, आप सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे ना, ये सारा चीज मैंने आपको अच्छे से समझाया है, पिक्चर के अनुसार आपको अच्छे से समझाकर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक जो है कोशिकाओं के राइबोसोम होते हैं, तो वो 70S होते हैं। क्या होते हैं? 70S होते हैं। कहाँ है भाई? तो ये वाला 70S है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर देखिए दिया गया है, कहता है कि विनिमय अर्धसूत्री है ना, क्या है? विनिमय अर्धसूत्री विभाजन की किस अपरावस्था में घटित होता है? क्रॉसिंग ओवर टेस्टस, उसके बाद प्लेस इन विच फेज ऑफ द मियोसिस, यानी कहता है विनिमय अर्धसूत्री विभाजन में जो है किस प्रकार का प्रावस्था में जो है घटित होता है। तो किस जो है प्रावस्था में होता है? तो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्वावस्था सेकंड, मध्यावस्था फर्स्ट, और जो है पार्श्वावस्था फर्स्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों कि ये होता है कि प्रोफेज जो है फर्स्ट में होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है, यानी कि जो है पूर्वावस्था फर्स्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में इसको उतार करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको आप अच्छे से क्या करेंगे? तैयार करके एकदम रट लीजिएगा। ये नहीं कि आपको जो है तैयार करके सिर्फ छोड़ दिए, नहीं, इसको कॉपी में उतारेगा तो उसको रिवीजन भी तो आपको बार बार करना है, इस बार बोर्ड की परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है। और बच्चों आपसे भी यह भी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक जो हमारे चैनल के द्वारा जो है जितना भी विद्यार्थी देख रहे हैं ना, जितना भी विद्यार्थी देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के आप एबीसी कोचिंग है ना, एबीसी कोचिंग एप्लीकेशन को आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए, है ना, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको जो हर एक कंटेंट जो है प्रोवाइड किया गया है, क्लास 11 के, क्लास 10th के, क्लास 9th 8 और 12 के, हर एक क्लासेस के जो है कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो आप जल्द से जल्द जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कहता है कि जीव द्रव्य कुंचन होता है जब, आप याद रखिएगा कि जब जीव द्रव पूछा गया, जब जीव द्रव कुंचन होता है तब क्या होता है कि जल कोशिका से बाहर गति कर जाए। तो यानी याद रखिएगा वाटर मूव्स आउट द सेल। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग तैयार करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला सवाल जो है 10वां नंबर दिया गया है। सवाल नंबर कह रहा है 10वां, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादपों के लिए जो है सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है ना, Cu दिया है, Fe है, Zn और N है, यानी कि कॉपर है, उसके बाद आयरन है ना, जिंक है, उसके बाद सोडियम है। तो भाई यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, सूक्ष्म पोषक नहीं है। निगेटिव पूछा गया, निगेटिव जैसे कहेगा तो आपको याद रखिएगा N होता है, N सोडियम होता है भाई, है ना, नाइट्रोजन होगा, सोडियम नहीं, नाइट्रोजन होगा, N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग टिक कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, 11वां नंबर कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु के क्या है गाइकोलाइसिस के कितने जो है पायरुविक अम्ल बनते हैं। हाउ मेनी पायरुविक एसिड आर फॉर्मेड आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो भाई ये कई बार रिपीट हुआ है। सवाल यहाँ कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु के जो है गाइकोलाइसिस में
कितने जो है पाइरुविक अम्ल बनते हैं, कितने पाइरुविक अम्ल बनते हैं बच्चों, तो 2 बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही, वहां सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 12वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक जो है गैसीय पादप वृद्धि क्या है नियामक है। तो बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल जो है 13वां नंबर कहता है कि कोशिका झिल्ली का तरल जो है, कोशिका झिल्ली का तरल क्या है, किरमिर नमूना जो है प्रतिपादित किया गया है ना। तो याद रखिएगा बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगर एवं जो है निकोलसन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल यहाँ पे कहता है कि फ्लूइड मोसिक मॉडल ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वाज प्रपोज्ड बाय, यानी किसके द्वारा यानी किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, तो सिंगर और जो है ये जो है निकोलसन के द्वारा जो है ये जो प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर देखिए दिया गया है कि पत्ती के मध्य में, देखिए ये सवाल ना रिपीट हो रहा है और ये सवाल बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। देखिए भाई ये सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ये बार बार आपके एग्जाम में जो है रिपीट हो रहा है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि पत्ती के मध्य में उपस्थित जो है तो क्या कहता है सुस्पष्ट सिरा कहलाती है। तो सुस्पष्ट सिरा यानी कि ये कह रहा है बच्चों कि द मिडिल जो है प्रोमिनेंट वाइन्स ऑफ लीफ इज नॉ एज, यानी कहता है कि जो पत्ती के मध्य में उपस्थित होता है, जैसे कि ये पत्ती है ना, ये जो है पत्ती है, पत्ती हम बना लेते हैं, इसके जो मध्य उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, तो वह जो बच्चों क्या होता है मध्य शिरा कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहेंगे मध्य शिरा, क्या कहेंगे इसको मध्य शिरा कहेंगे ना बच्चों, तो इसका मध्य शिरा कहते हैं। तो याद रखिएगा जैसे पूछेगा मध्य में उपस्थित जो है सुस्पष्ट शिरा क्या कहलाती है, तो मध्य शिरा कहलाती है। इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे याद कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कहता है कि जल का कोशिका भित्ति से होकर गमन कहलाता है। ये देखिए जल है ना, क्या पूछा है वाटर जो होता है, यानी कि H2O जो होता है वह जब जो है जल कोशिका भित्ति से होकर, जब कोशिका भित्ति से यानी सेल वॉल से होकर जब गुजरती है उसको क्या कहा जाता है, जब सेल वॉल से होकर गुजरती है उसको जो है क्या कहा जाता है एपोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है एपोप्लास्ट का है, एपोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा एपोप्लास्ट। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा बच्चों कि जल जब कोशिका भित्ति से गुजरती है तो उसको एपोप्लास्ट कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है बच्चों, सवाल ये कह रहा है कि वायवीय श्वसन में एक जो है ग्लूकोज अणु से उत्पन्न एटीपी अणुओं की कुल संख्या है। तो एटीपी अणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो टोटल जो होता है बच्चों 38 होता है, 38 होता है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप जो है ये आपका होमवर्क रहा कि एटीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए क्रेब्स चक्र को यानी क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नो एज, यानी कहता है क्रेब्स चक्र को किस नाम से भी जाना जाता है, किसको जो है जाना जाता है। तो बच्चों याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा टीसीए चक्र। याद रखिए टीसीए साइकिल को भी जो है वो क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि सहचर कोशिकाएं सटी होती है। तो सहचर कोशिकाएं जो है सटी होती है, तो भाई कहां सटी होती है, तो याद रखिएगा बच्चों ये जो है चलनी नली से जो सटी होती है, यानी क्या होता है 7 ट्यूब से जो है सटी होती है ना, चलनी नली से क्या होती है, या जो है कोशिकाएं सटी होती है सहचर कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण में पहली प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण में पहली प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में जो है पहली प्रक्रिया होती है कि क्लोरोफिल का जो है प्रकाश उत्तेजन एवं जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करना है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि पादपों में जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। पादपों में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जो है प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं वो क्या कहते हैं बताइए।
जो सबसे ज्यादा जो है तत्व पाए जाते हैं, तो वो तो कार्बन है ना जी। कार्बन तत्व जो होता है पादपों में सबसे अधिक पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कहा है भाई ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी जो है दिया गया है कार्बन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दिया है कि शेर का जैविक नाम क्या है। देखिए बायोलॉजिकल नाम, नेम ऑफ लायंस इज, यानी देखिए शेर का जो है बायोलॉजिकल नाम पूछा गया है। तो शेर का बायोलॉजिकल नाम मैंने पहले भी कहा था कि शेर जो होता है वो मांसाहारी होता है। शेर क्या होता है, तो मांसाहारी होता है। और मांसाहारी को जो है किस श्रेणी में रखा गया है बच्चों, तो वह जो है पैंथरा है ना, पैंथरा लियो के श्रेणी में रखा गया है। तो इसका बायोलॉजिकल पैंथरा में रखा गया। अरे भाई जैविकल नाम पूछा गया ना, ये बायोलॉजिकल नाम पूछा गया, तो ये हो जाएगा पैंथरा लियो। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। सवाल कहता है कि सिस्टेमा नेचुरी है ना, सिस्टेमा नेचुरी लिखा गया था। तो सिस्टेमा नेचुरी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों, तो यह जो लिखा गया था वह लिखा गया था लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा, लिनियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितने भी बच्चे ना ये लाइव क्लास में एप्लीकेशन में कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखो इतना, देखो मजेदार तरीके से पढ़ो, अच्छे से समझो। देखो ये सारा चीज ना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप सभी को, ठीक ना। ये सारा चीज ऑलरेडी मैं जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहा था ना, तभी मैं आपको बताता, ऑफलाइन में भी पढ़ाया हुआ है, तो उसमें मैंने सारा चीज बताया, डिस्कस करके समझाया हुआ कि कैसे होता है, कैसे क्या होता है, सारा चीज मैंने अच्छे से जो है विस्तार पूर्वक बताया। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या है कि पूरा इसको आप लोग कॉपी में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव का खेला खत्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल कह रहा है 23 नंबर का सवाल है कि जंतुओं के किस वर्ग में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। तो किस वर्ग में बताइएगा, जंतुओं के किस वर्ग में जो स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये पाया जाता है स्तनधारियों में, है ना, स्तनधारियों में पाई जाती है। तो कहाँ है भाई स्तनधारियां, ये हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन हो जाएगा मेमेलिया, इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कहता है कि क्रोमोसोम की संख्या की गणना एवं उनके जो है आकार की के अध्ययन के लिए जो है सर्वोत्तम प्रावस्था है। तो सर्वोत्तम प्रावस्था क्या होता है, वह होता है मध्यावस्था। याद रखिएगा ये इसका जो है पहचान के लिए, है ना। ये सवाल क्या कह रहा था कि क्रोमोसोम की संख्या की गणना करना और उनके जो है आकारिकी का अध्ययन करना, ये जो है किस जो है प्रावस्था में होता है, तो यह होता है मध्याह्न अवस्था में। याद रखिएगा मध्यम अवस्था होता है, तो ये हो जाएगा मेटाफेज में, है ना, मेटाफेज। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर जो है 25वां दिया गया है कि कौन सा जो है कोशिकांग अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है। झिल्लिका तंत्र का जो है भाग नहीं है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑर्गन, है ना, और अच्छा विच ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो बच्चों याद रखिएगा कि एक अंतः झिल्लिका तंत्र पूछा गया है, कोशिकांग का अंतः झिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिविटी पूछा गया ना, निगेटिव नहीं पूछा गया है, तो ई आर तो नहीं होगा, है ना, ई आर तो नहीं होगा क्योंकि निगेटिव पूछा गया है। गोल्जी जटिल तो ये होगा नहीं, है ना, यहाँ पे होगा नहीं। तो यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या है लाइसोसोम, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि लायन काय नहीं होगा। उसके बाद जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ये माइट्रोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर होगा, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है, तो ये हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 26वां नंबर देखिए दिया गया है कि शर्करा का जो है सूक्ष्मतम रूप है। तो देखिए शर्करा का सूक्ष्मतम रूप, शर्करा का सूक्ष्मतम रूप पूछा गया है। क्या है, सिंपलेस्ट फ्रॉम ए, है ना, कार्बोहाइड्रेट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट इज। तो भाई शर्करा का सूक्ष्मतम रूप पूछा गया, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल राइट और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों की बोलस क्षारीय माध्यम से पार होने के पश्चात जो है, पार होने के बाद जो है क्या कहलाता है। यानी कि बोलस क्षारीय माध्यम से जब पार होता है उसके बाद जो है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखिए बच्चों, उसको जो है चाइल्ड कहा जाता है ना, क्या कहलाता है, चाइल्ड। क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। सवाल है निम्नलिखित में से जो है कौन रक्त का थक्का जमने
से एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसको आप लोग टिक कर लीजिए, एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर जो है 29वां कह रहा है कि मानव वृक्क की आधारभूत इकाई है। तो मानव वृक्क की आधारभूत इकाई क्या होता है बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिए, बार बार जो है ना क्वेश्चन आ रहा है और ये बहुत इजी सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से याद किए होंगे, पहले भी मैंने बताया हुआ है। देखिए सवाल कह रहा है कि मानव वृक्क की जो है आधारभूत इकाई पूछा गया, द बेसिक जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनीज इज, यानी ह्यूमन किडनी का यानी वृक्क का जो है जो आधारभूत इकाई होता है ना बच्चों, वह क्या होता है, वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, कहता है कि केहुनी का जोड़ के उदाहरण है। तो केहुनी के जोड़ का उदाहरण क्या होता है, वह होता है हिज जोड़ का, याद रखेंगे हिज जोड़ का होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 31वां कहता है कि श्वसन कोशिकाएं पाई जाती है। तो श्वसन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो श्वसन कोशिका जो है वो जो है अक्षादी तंत्रिकांश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही वहां सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 32वां नंबर सवाल कहता है कि पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में से जो है किस हार्मोन का स्राव करता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, पीयूष ग्रंथि जो होता है बच्चों, यानी कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो किस जो है हार्मोन का जो है स्राव करता है, किस हार्मोन को जो है वो उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा बच्चों, यह क्या होता है कि मैनेट्रोपिन्स हो जाएगा, है ना, मैनेट्रोपिन्स हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, गोनाडोट्रोपाइन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में आप कह सकते हैं कि मैनेडोट्रोपिन्स, और उसके बाद इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि गोनाडोट्रोपाइन्स, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों, अरे भाई कहाँ जा रहा है, अगला सवाल आपका जो है 33वां नंबर कहता है कि द्विपद नाम पद्धति में दूसरा घटक होता है। देखिए द्विनाम पद्धति के बारे में हमने बताया था ना जी, है ना, लिनियस के द्वारा इसको जो है प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पे सवाल है मेरे भाई, कह रहा है कि द्विपद नाम पद्धति में दूसरा घटक होता है। तो दूसरा घटक यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखिए पहला क्या है, वंश नाम है, दूसरा है सामान्य नाम है, उसके बाद है जाति संकेत पद है, इनमें से कोई नहीं। तो द्विनाम पद्धति जो है वो दूसरा घटक जो होता है वह क्या होता है, वह होता है जाति संकेत पद, है ना, वो जो है क्या होता है, स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक जो है एपिथेट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 33वां हो गया। 34वां नंबर सवाल देखिए दिया गया है कि पेनिसिलिन जो है किस जीव द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन बच्चों किस जीव के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है, तो यह जो है फंगी के द्वारा, है ना, फंगी के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है, यानी कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। देखिए जंतु जगत का जो है दूसरा जो है सेकंड जो है सबसे बड़ा जो है संघ है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलस्का है, मोलस्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 36वां नंबर सवाल दिया गया कि रक्त एक है। तो रक्त क्या है बच्चों, ब्लड क्या है, तो ब्लड तो क्या है, एक संयोजी उत्तक है ना जी, ब्लड क्या एक संयोजी उत्तक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। यानी क्या होता है, कनेक्टिव जो है टिश्यू होता है। रक्त क्या होता है, यानी ब्लड क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि मानव आहार नाल का कौन सा भाग किसी भी जो है पाचक एंजाइम का स्राव जो है नहीं करता है, यानी निगेटिव पूछा गया है, नहीं करता है, पाचक एंजाइम का जो है स्राव उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रसिका क्या होता है, पाचक जो है पाचक एंजाइम का जो है स्राव नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वां नंबर सवाल दिया है कि एक हीमोग्लोबिन O2 के कितने जो है अणु का वहन करता है। भाई ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। एक हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है हमारा खून जो है वो लाल दिखाई देता है, इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त जो है लाल क्यों दिखाई देता है, तो बच्चों याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया, वन हीमोग्लोबिन कैरीज
हाउ मैनी जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, और O2 जो है कितना हो जाएगा 4। कितने अणु का जो है वहन करता है, तो 4 अणु का वहन करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 39वां नंबर सवाल कहता है, सवाल कह रहा है बच्चों की सिनेप्टिक संधि में जोड़े जाने वाले रसायन को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है तंत्रिका संचारी कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों 40वां नंबर दिया गया है कि देखिए दाई अलिंद से रक्त प्राप्त होता है, तो दाई अलिंद से जो रक्त प्राप्त होता है वो किस प्रकार से होता है बताइए, जो है किस कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, फुस्फुक धमनी, है ना, फुस्फुस शिरा, निम्न में उच्च महाशिरा और जो है महाधमनी। तो देखिए बच्चों इसको आप लोग जो है अच्छे से समझिएगा, इसको आप लोग अच्छे से जो है क्या करेंगे समझेंगे। तो ये जो है मानव हृदय है ना, ये क्या है बच्चों, मानव हृदय है, मानव हृदय है। तो यहाँ पे क्या होता है, दाई अलिंद, है ना, तो ये दाया इस साइड हो गया, दाया अलिंद हो गया इस तरह से। इसी तरह से ना होता है जी। अगर पिक्चर में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना। चलिए ये होता है, उसके बाद यहाँ भी होता है बच्चों, है ना, इस तरह से होता है, ये होता है। तो ये हो गया, जैसे कि ये दाई अलिंद पूछा गया है, दाई अलिंद यानी क्या पूछा है कि राइट जो है एटरम्स रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम, यानी कि जो है ये क्या कहता है कि रक्त जो प्राप्त करते हैं वो जो है कहाँ से करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि जब दाई अलिंद से, है ना, दाई अलिंद से जब ब्लड को जो है जब कलेक्ट किया जाता है, जब ब्लड को जो है प्राप्त किया जाता है, तो निम्न में जो है, निम्न में जो है उच्च महाशिरा, उच्च महाशिरा से जो है यह जो क्या करती है वो कलेक्ट करती है, ब्लड को कनेक्ट करती है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाला ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और जो है आप अपनी तैयारी जो है बेहतर करते रहें। ठीक है, चलिए बच्चों मिलता है नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।